सिविक्स का लेसन नंबर 1 पावर शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी। इसमें आप लोगों के जो आते हैं इसमें एग्जांपल्स दिए गए, एक बेल्जियम का और दूसरा श्रीलंका का। ठीक है, पूरा चैप्टर 2 के ऊपर बेस है। एक कंट्री है बेल्जियम और दूसरी है श्रीलंका, और इसमें हमें बताया गया है कि आखिर पावर शेयरिंग होती कैसे, यानी गवर्नमेंट वहाँ कैसे काम कर रही है। पावर शेयरिंग का मतलब है यहाँ पे सत्ता को किस तरीके से लोगों में या ग्रुप्स में या पार्टीज में जो भी वहाँ सत्ता चला रहे हैं उनके बीच में किस तरीके से बांटा गया है। सामने आप लोगों के यहाँ पे 3, आप जब लेसन शुरू करते हैं तो आप लोगों के सामने लेसन इसमें सपोर्टिंग मटेरियल में 3 आप लोगों को डायग्राम बने हुए दिखाई देते हैं, जिसमें पहला हमें दिखाई देता है श्रीलंका का, कि श्रीलंका में 7% लोग ऐसे हैं जो कि सिंगली और तमिल दोनों भाषा के लोग रहते हैं। श्रीलंका का जो हम पावर शेयरिंग देख रहे हैं वो भाषा के ऊपर आधारित है। वहां पर 2 भाषा के मेन बोलने वाले लोग रहते हैं, एक तमिल भाषा के बोलने वाले और दूसरी वहीं की श्रीलंका की भाषा है कौन सी, सिंगली भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं। ज्यादातर भाषा जो लोग बोल रहे हैं उनका प्रतिशत है 74% और उनकी भाषा कौन सी है, सिंगली भाषा है। इसके अलावा 18% ऐसे हैं जो तमिल बोलते हैं और 7% ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषा बोल लेते हैं। तो अगर एक क्लास में आपके कमरे में हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर हम कहें कि इसको श्रीलंका की तरह ही ले लें कि एक एग्जाम्पल ले लें कि आपकी क्लास में जो है वो जितनी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ में से 74% जो है वो सिंगली भाषाई लोग हैं और बाकी के जो है 18% जो है उनमें से वो है जो तमिल बोल रहे हैं और रेस्ट 7% है जो कि दोनों भाषा बोल रहे हैं। तो आपके हिसाब से मेजॉरिटी किसकी है, सिंगली की है। तो ज्यादा बात किसकी सुनी जानी चाहिए, सिंगली भाषा की। तो श्रीलंका में हमें यही देखने में मिला कि वहां पे ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग सिंगली थे, तो सत्ता पे ज्यादा कंट्रोल जो था वो किसका था, सिंगली लोगों का था। इसके बाद हमने देखा कि एक और सर्कल बनाया गया जो कि दर्शाता है बेल्जियम की स्थिति को, वहां की सत्ता को, कि वहाँ 80% जो है वो फ्रेंच भाषाई लोग हैं और 20% लोग हैं जो कि वहां पे डच भाषा बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि 1% ऐसे हैं जो जर्मनी की भाषा भी यहाँ पर हमें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। 59% डच, 40% फ्रेंच और 1% जर्मनी भाषा। ये हमारे सामने एक यहाँ पर चार्ट की फॉर्म में, आप पाई चार्ट पढ़ते हो ना, इस तरीके से इसे दर्शाने की कोशिश की गई है। अब हम बारी बारी पढ़ लेते हैं श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका में बहुसंख्यावाद है। सिंगलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया है। वहां श्रीलंका में कौन सी 2 भाषाएं बोली जा रही है, सिंगली और तमिल। लेकिन राजभाषा का दर्जा किसे दिया गया है, सिंगलियों को दिया गया है, जिससे तमिलों की जो तमिल भाषाई लोग हैं उनकी अवहेलना की गई है, उनको उतना दर्जा, उतनी इंपॉर्टेंस उनको नहीं दी गई है। सिंगलियों को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में प्रेफरेंस दिया गया है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब होती है या फिर कोई स्कूल कॉलेज होता है तो वहां पे किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, सिंगली को, क्योंकि दे आर इन मेजॉरिटी, उनका दे आर इन लार्ज नंबर ऑफ कंपेयर टू तमिल के मुकाबले वो ज्यादा तादाद में है, तो उनको ज्यादा अहमियत वहां पर दी जा रही है। सरकारी नौकरियों में, कॉलेजेस में, अगर कहीं पे कोई पोस्ट निकलती है स्कूल में तो वहां पे उनको अहमियत दी जाती है। 1956 में 1956 एक कानून पास किया गया और सिंगली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित की गई। श्रीलंका में 1956 में एक कानून पास किया गया और कहा गया कि सिंगली जो है वो तमिलों से ऊपर है। बहुसंख्यकवाद का अर्थ है, अब पेपर में आता है कि बहुसंख्यकवाद या मेजॉरिटिनिज्म क्या है, यानी जो मेजॉरिटी में है। अभी मैंने कई बार बोला मेजॉरिटी, बहुसंख्या, संख्या से ज्यादा। बहुसंख्यावाद का अर्थ है बहुसंख्यक समुदाय मनचाहे ढंग से देश का शासन चला सकता है। 100 में से 74 लोग सिंगली भाषाई हैं और 18 है वो तमिल बोल रहे हैं और 7 जो है हम कह रहे हैं कि मिली जुली बोल रहे हैं और बाकी और कोई उसके हो गए। तो हमने कहा मेजॉरिटी में कौन से हो गए, 74, 18 और 7। तो 74 ज्यादा नंबर है, इतना तो तुम लार्ज और स्मॉल नंबर है और ये तो तुम छोटी क्लासों में क्लास 1 में पढ़ चुके हो। तो बहुसंख्यकवाद या मेजॉरिटिनिज्म का जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन कौन लोग चला रहे हैं, वह लोग जो कि बहुसंख्या में हैं। नए संविधान का ये प्रावधान है कि सरकार द्वारा बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा दी जाएगा। तो वहां पे एक तो बौद्ध कौन सी भाषा को अहमियत दी गई है श्रीलंका में, सिंगली, और मजहब कौन सा है वहां पे, बौद्ध। तो संरक्षण किसे मिल रहा है, बौद्ध धर्म को। तमिल लोगों की अवहेलना की गई है और तमिल जो है वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर उनके संविधान में उस धार्मिक संरक्षण या फिर मंदिरों के संरक्षण की बात नहीं की गई, बौद्ध मठों के संरक्षण की बात की गई है। श्रीलंका की पिक्चर क्लियर हो गई। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद है। बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है जिनकी लोगों की संख्या ज्यादा है उनकी सत्ता चलेगी, उनका शासन चलेगा।
अगर पेपर में श्रीलंका की शासन व्यवस्था आ जाएगी तो लिख लोगे कि वहाँ बहुसंख्यकवाद है, सिंगली जो है वो 74% है, संविधान में उन्हीं ही अहमियत दी गई है, उनको ही सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है, बौद्ध मठों को संरक्षण दिया गया है और शासन में सर्वोच्चता दी गई है किसे? सिंगली। तमिलों की अवहेलना की गई है। लिख लोगे, क्लियर है। अगर आएगा 3 से 5 नंबर में तो इसको इसी तरह टू द पॉइंट लिख लेना, पैराग्राफ में नहीं लिखना होता है आंसर, पॉइंट्स में लिखना होता है। अब हमने कहा कि ये जो लेसन हम पढ़ रहे हैं 2 स्टेट्स के बारे में मेन पढ़ना है। दूसरी है हमारी बेल्जियम। बेल्जियम में हमने कहा फ्रेंच है और डच है मेन, इसके अलावा जर्मन भाषा बोलने वाले भी 1% लोग वहां पर रहते हैं। केंद्र सरकार डच और फ्रेंच भाषाई मंत्रियों की संख्या समान विशेष कानून के लिए दोनों समुदायों की सहमति। यहाँ पर डच और फ्रेंच भाषाई लोग हैं। फ्रेंच लोग संख्या में कम हैं लेकिन पैसे वाले रसूख वाले लोग हैं। डच लोग संख्या में ज्यादा है, 59% है। डच ज्यादा है लेकिन उनकी जो नंबर ऑफ डच पीपल तो ज्यादा है, लेकिन रिसोर्सेज पे कंट्रोल किसका है? फ्रेंच लोगों का। पैसे वाले रसूख वाले ज्यादा लोग वो हैं। तो जब वहां संविधान बना, जब वहां सत्ता की बात हुई, पावर की बात हुई कि कैसे गवर्नमेंट चलेगी, तो दोनों को, फ्रेंच भाषाई लोगों को भी और डच लोगों को बराबर बराबर पद दे दिए गए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे दी गई। तो क्या सत्ता में टकराव होगा? नहीं होगा। पावर शेयरिंग में जब भी बराबरी की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है, तब वहां पर टकराव की संभावना कम होती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो वो है क्षेत्रीय सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। मतलब हर एक लेवल पे गवर्नमेंट अलग अलग है। केंद्र सरकार अलग, राज्य सरकार अलग, क्षेत्रीय सरकार अलग, और सब में मंत्रियों की संख्या डच लोगों की और फ्रेंच लोगों की बराबर कर दी गई है। तो कोई किसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करता, जिसकी वजह से टकराव की संभावना कम से कम होती है। फिर उन्होंने कहा 1970 और 1993 के बीच संविधान में संशोधन किए गए ताकि सब मिलजुल कर रहें। काफी कॉन्फ्लिक्ट हुए, झगड़े हुए, तो उन्होंने 1973 में से लेकर के 1993 काफी सारे चेंजेस किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि देश में शांति बनी रहे और सब लोग मिलकर एक साथ रह सके। राजधानी ब्रसेल्स में दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व है। जो राजधानी है, केंद्र है, वहां पे किसका वो है? दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। सामुदायिक सरकार की एक ही भाषा बोलने वाले लोगों द्वारा संस्कृत भाषा से जुड़े फैसले का अधिकार। यानी जो सामुदायिक सरकार बनती है, लोकल गवर्नमेंट बन रही है, लोकल गवर्नमेंट कौन सी बन रही है? वो बन रही है जो वहां पे भाषा बोली जाती है। मतलब अगर एक एरिया है वहां पे डच भाषा वाले लोग रह रहे हैं तो वहां पे कौन सी सरकार बन रही है? डच भाषा होगी। एक एरिया जहाँ पे फ्रेंच भाषाई लोग हैं वहां पर, तो वहां पे कैसे बेल्जियम में कौन सी लोकल गवर्नमेंट बनी है वहां पे? क्योंकि फ्रेंच भाषाई लोग हैं, तो वहां पर जो भाषा जिस इलाके में बोली जा रही है वहां पे उस हिसाब से उनकी सरकार बनी हुई है। सरकार संतुलित है, झगड़े नहीं हो रहे हैं, पावर शेयरिंग अच्छी है और जिसकी वजह से इक्वल लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इक्वल स्टेटस मिल रहा है। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद है, तो बहुसंख्यकवाद क्या है? जिनकी संख्या ज्यादा हो उन लोगों को शासन व्यवस्था संभालने का अधिकार होता है और वो सर्वोच्चता में रहते हैं, अपने हिसाब से शासन चलाते हैं, क्योंकि वो नंबर में ज्यादा है, मेजोरिटी में ज्यादा है, उसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद। अब अगर बेल्जियम में आए तो बेल्जियम का आप लोग देखें, श्रीलंका का ज्यादा अच्छा है कि बेल्जियम का ज्यादा अच्छा है? बेल्जियम का आपको ज्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि यहाँ सबको समानता दी गई है ना। तो यही है इस लेसन में। अब आता है इसमें कि सत्ता की साझेदारी के किन किन रूपों में की जाती है। विभिन्न रूप है, पेज नंबर 61 है आप लोगों का। इसमें एक है आपका ऊर्ध्वाधर वितरण दिख रहा है, एक है क्षैतिज वितरण, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? डिवीजन पावर शेयरिंग का दिखा आगे, वर्टिकल डिवीजन एंड आप लोगों का है हॉरिजॉन्टल डिवीजन। पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट डिफरेंट। जब वर्टिकल की बात करते हैं तो हम कहते हैं सेंटर है, स्टेट है एंड लोकल गवर्नमेंट है। ये हमें कहाँ पे देखने के लिए मिला? बेल्जियम। फिर पावर शेयर्ड हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कम्युनिटी ग्रुप्स,
गवर्नमेंट इन बेल्जियम रिप्रेजेंटेशन गिवन टू विमेन एंड सोशली वीकर सेक्शन। बेल्जियम में औरतों को भी दिया गया है स्थान सत्ता में, और जो वीकर सेक्शन है उनको भी दिया गया है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में पावर शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। पावर कीप्स इट ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर कोalition गवर्नमेंट। 4 तरीके से हमने देखा है पावर शेयरिंग, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में बटी हुई, और डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज में। पेपर में सवाल आता है सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप लिखो। राइट डाउन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो आप लिखेंगे कि सत्ता की साझेदारी 4 प्रकार से की जाती है। पावर शेयरिंग के 4 फॉर्म्स हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, और पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स में। क्लियर? ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है। जब आप वर्टिकल की बात करते हो तो आप कहते हो केंद्र शासन, राज्य शासन, स्थानीय शासन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। जब आप हॉरिजॉन्टल बात करते हो तो हॉरिजॉन्टल में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कानून बनाती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव उसे लागू करती है, जुडिशरी ना मानने वालों को सजा देती है। दिस इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तीसरा तरीका पावर शेयरिंग का है इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। वो सोशल ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं? वो सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं कि आप लोगों के उसमें जो हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हैं, या हमारी सोसाइटी में जो महिलाएं हैं, उनको क्या दिया जाता है? उन लोगों को